Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 1. Okay, today our topic is changes in caste system. Okay, जाति व्यवस्था में परिवर्तन. So आज का टॉपिक क्या है हमारा? जाति व्यवस्था में परिवर्तन. Okay student, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. भारत में जाति व्यवस्था का रूप सदैव एक जैसा रहा हो, ऐसी बात नहीं है. अपने आरंभिक काल से लेकर विभिन्न स्तरों में जाति व्यवस्था की संरचना तथा नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं. भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में यहाँ जाति जैसी किसी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था. उत्तर वैदिक काल में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के बीच एक निश्चित संस्करण विकसित हो गया, तब इसके विरोध में क्षत्रियों द्वारा बौद्ध धर्म और वैश्यों द्वारा जैन धर्म विकसित कर लिया गया. डॉक्टर R.N. सक्सेना ने लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक वर्ण व्यवस्था को क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्मों का प्रभाव बढ़ते ही इन तीनों वर्णों ने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. ईसा से 323 वर्ष पहले मौर्य राजाओं का शासन आरंभ हो जाने पर शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ. यह सच है कि स्मृति काल में जाति व्यवस्था के नियम तेजी से प्रभावपूर्ण बनने लगे, लेकिन बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने एक बार फिर से जातियों के विभाजन तथा इनसे संबंधित नियमों का व्यापक विरोध किया. मध्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता तथा ब्राह्मण पुरोहितों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण जाति व्यवस्था को फलने फूलने के सबसे अधिक अवसर मिले. इसके बाद भी इसी युग में कबीर, चैतन्य, वल्लभाचार्य और रामानुज जैसे संतों ने जाति से संबंधित ऊंच नीच की कटु आलोचना करके सामाजिक समानता को प्रोत्साहन दिया. गुरु नानक ने जातिगत पाखंडों के विरोध में ही सिख धर्म की स्थापना की. ब्रिटिश काल में भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा अनेक दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने जातिगत असमानताओं का लगातार विरोध किया. इसके बाद भी यह सच है कि जाति व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले वास्तविक परिवर्तन में भारत में स्वतंत्रता के बाद ही स्पष्ट हो सके. ओके, ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा अनेक दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने जातिगत असमानताओं का लगातार विरोध किया. इसके बाद भी यह सच है कि जाति व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले वास्तविक परिवर्तन भारत में स्वतंत्रता के बाद ही स्पष्ट हो सके. ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति व्यवस्था से संबद्ध नियमों और विश्वासों में इतने परिवर्तन हुए कि कुछ समय पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद नए संविधान के निर्माण में यह विशेष ध्यान रखा गया कि जातिगत विभेद को दूर करके ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है. फलस्वरूप यह व्यवस्था कर दी गई कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म, वंश अथवा जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेगा. संविधान के अनुच्छेद 38(1) में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य प्रभावकारी ढंग से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की
स्थापना और सुरक्षा द्वारा लोक कल्याण में वृद्धि करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। ओके। वर्तमान सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था से संबंधित जो भी परिवर्तन स्पष्ट हो रहे हैं उन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जाति की संरचना में परिवर्तन, नंबर 2 जातिगत निषेधों में परिवर्तन, नंबर 3 है जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन। ओके। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह परिवर्तन प्रमुख रूप से नगरीय क्षेत्रों और शिक्षित जन समुदाय से अधिक समृद्ध है, लेकिन नगरीय विशेषताओं और शिक्षा का गांव में प्रसार होने से अब परिवर्तन की यह प्रक्रिया ग्रामीण जीवन को भी प्रभावित करने लगी है। ओके। नंबर 1 है हमारा जाति की संरचना में परिवर्तन। जाति की संरचना में परिवर्तन, इसमें पॉइंट है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी, जातिगत संस्करण एंड थर्ड है दलित वर्ग का उत्थान। ओके। जाति की संरचना में परिवर्तन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। जाति व्यवस्था की संपूर्ण संरचना ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति पर आधारित थी। आज अधिकांश व्यक्ति जाति व्यवस्था को एक अलौकिक शक्ति द्वारा बनाई गई संस्था नहीं मानते। दक्षिण भारत और देश के अनेक दूसरे हिस्सों में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ब्राह्मण व्यवस्थाओं का संगठित रूप से विरोध किया जाने लगा है। ओके। आज व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण उसकी योग्यता और कुशलता के द्वारा ही होता है। सेकंड पॉइंट है जातिगत संस्करण में परिवर्तन। आज कोई भी जाति किसी भी दूसरी जाति को अपने से श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक उपजाति अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील है। थर्ड पॉइंट है अस्पृश्यता और दलित वर्ग का उत्थान। ओके। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के प्रयत्नों से आज निम्न जातियों के व्यक्तियों को उच्च जातियों के समान अधिकार ही नहीं बल्कि सरकारी नौकरियों में भी उनके लिए स्थान आरक्षित कर दिए हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ओके। सेकंड पॉइंट है आपका जातिगत निषेधों में परिवर्तन, जिसमें आता है नंबर 1 वैवाहिक मान्यता, बी है व्यवसाय, सी है खान पान पर प्रतिबंध एंड डी है सामाजिक संपर्क। ओके। जातिगत निषेधों में परिवर्तन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका वैवाहिक मान्यताओं में परिवर्तन। वर्तमान जीवन से संबंधित जाति संबंधी नियमों और मान्यताओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अनुलोम के नियम, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, गोत्र, प्रवर और पिंड जैसी धारणाओं में व्यक्तियों का विश्वास कम होता जा रहा है। सेकंड है व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। वर्तमान युग में कोई व्यक्ति जाति द्वारा आनुवंशिक व्यवसाय करना आवश्यक नहीं समझता। नगरों में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं मिलेगा जिससे सभी जातियों के कुछ व्यक्ति ना लगे हों। दूसरी ओर बहुत से ब्राह्मण कपड़ों की सिलाई, जूते के कारखाने, स्वच्छता विभाग और कपड़े धोने की लॉन्ड्रियां जैसे व्यवसायों के संचालन भी लगे हुए हैं। थर्ड है आपका खान पान के प्रतिबंधों में शिथिलता। औद्योगिक नगरों में सैकड़ों व्यक्ति एक साथ कारखाने में काम करते हैं और अवकाश के समय में साथ साथ बैठकर ही भोजन करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में विस्तार। यद्यपि आज भी बहुत सी उच्च जातियां मानसिक रूप से निम्न जातियों से श्रेष्ठ होने का दावा करती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उन सभी व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने में संकोच नहीं करती हैं जिन्हें कुछ समय पहले तक अपवित्र मानकर उनका बहिष्कार किया जाता था। ओके। थर्ड पॉइंट है आपका जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन। जातिगत मनोवृत्ति में परिवर्तन, नंबर 1 जन्म महत्व, अविश्वास एंड सी जाति संगठन। तो नंबर 1 है जाति के
मनोवृत्तियों में परिवर्तन, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका जन्म के महत्व में ह्रास। आज किसी भी ऐसे व्यक्ति को सबसे अधिक सम्मानित समझा जाने लगा है जो कुशल, साहसी और संपन्न हो, फिर चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। ओके, इस प्रकार जन्म के स्थान पर कर्म अथवा कुशलता को प्राथमिकता देने के कारण जाति व्यवस्था का मौलिक आधार भी समाप्त हो गया है। नंबर 2 है जाति व्यवस्था की प्रामाणिकता में अविश्वास। आज कोई भी शिक्षित व्यक्ति यह स्वीकार नहीं कर सकता है या फिर स्वीकार नहीं करता है कि इस व्यवस्था का संबंध किसी अलौकिक अथवा ईश्वरीय शक्ति से है, बल्कि इसे कुरीति अथवा रूढ़ि के रूप में देखा जाता है। नंबर 3 है जाति संगठन के प्रभाव में कमी। परंपरागत रूप में जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने में जाति पंचायतें तथा जाति सभाओं का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण, कॉजेज ऑफ चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। ओके, नंबर 1 लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना की गई। ओके, नंबर 2 है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। औद्योगिकरण नगरीकरण ने एक जाति विरोधी पर्यावरण का निर्माण किया। औद्योगिक विकास में लोगों को अपना जातिगत व्यवसाय छोड़कर नए व्यवसाय करने के अवसर मिले। नंबर 3 है शिक्षा का प्रसार। भारत में जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो जाति व्यवस्था से संबंधित कपोल कल्पित गाथाओं और अंधविश्वासों का प्रभाव भी समाप्त होने लगा। नंबर 4 है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन होने से व्यक्ति के जीवन के आरंभ से ही जाति के नियमों का पालन करने की शिक्षा मिलना बंद हो गया। नेक्स्ट है महिला में जागरूकता। महिलाओं में जागरूकता बनने से स्त्रियों द्वारा उनके सभी नियमों का विरोध करना आरंभ कर दिया गया, जिनके द्वारा उन्हें परिवार और समाज में सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। इस प्रकार वास्तविकता यह है कि विकास और पतन की कसौटी सामाजिक समानता, न्याय और स्वतंत्रता है, मानवीय शोषण और असमानताकारी नीतियाँ नहीं। ओके, मिलते हैं हम फिर से आपके साथ नए टॉपिक पर, वर्ग संरचना, क्लास स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।